दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रॉडली बिहारी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के मिक्स 30 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मेनियम। अब चालकता की हम बात करते हैं तो अर्धचालक उन धातु को कहा जाता है जिनकी चालकता तांबा से कम और शीशे से ज़्यादा होती है। ठीक है। सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर जो है प्रतिरोध उसका घटता है, जबकि धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। जर्मेनियम सहित कुछ अगर अर्धचालक की हम बात करें तो सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड आदि सभी जो हैं ये अर्धचालक हैं। ग्रेफाइट के बारे में अगर बात करें तो ये एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत की सुचालक वो धातुएं होती है जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है काफ़ी क्लोज पैक्ड होता है। ठीक है। अगर चांदी की हम बात करें तो चांदी का जो चालकता होता है वो तांबा से भी ज़्यादा होता है और उससे भी ज़्यादा सोने की चालकता होती है। लेकिन चूँकि चांदी और सोना जो है बहुत ही महंगी धातुएं हैं, इसीलिए उपयोग हम इसको चालक तार के रूप में नहीं करते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। ऑप्शंस हैं अवतल, उत्तल, साधारण और ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस को हम पढ़ने वाले लेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए बेसिकली उत्तल और अवतल का जो यूज होता है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो हमारा अवतल दर्पण होता है अवतल लेंस जो होता है वो हमारा निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इस दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि हम उत्तल लेंस की बात करें तो यह जो दीर्घ दृष्टि दोष होती है उनके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। तो जब कभी हम पढ़ाई करते हैं तो बुक को हम नज़दीक में लेके पढ़ाई करते हैं, तो नज़दीक की वस्तुओं को अच्छी तरह से स्पष्ट देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो है उत्तल लेंस। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं, हम होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है। क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे या घास फूस जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। अगर चूहा आया, चूहा घास को खाया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है और हम चूहे को खा लेते हैं, ये क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। ठीक है। और अगर शेर है, शेर किसी आदमी को खा लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है। और जो हमारा मास पिरामिड होता है
वो क्या होता है, अगर जल में देखें तो जल में उल्टा होता है, ठीक है। और अगर नंबर पिरामिड की बात करें तो वो क्या होता है, कभी सीधा होता है और कभी उल्टा होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार दरोगा मेंस जो है, जो 2019 में हुआ था, उनमें ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है क्या होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और चौथा क्वेश्चन है कि अपमार्जक क्या है। अपमार्जक क्या है, साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है या शोधन अभिकर्ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपमार्जक क्या होता है, एक डिटर्जेंट क्या होता है, एक शोधन अभिकर्ता के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम साबुन की बात करें तो साबुन जो होता है वो कठोर जल में साबुन क्या होता है कि वह विलेय नहीं होता है, जिसके कारण अगर कठोर जल में हम साबुन का प्रयोग करें कपड़े को धोने के लिए तो कपड़ा साफ नहीं होगा। लेकिन अगर अपमार्जक की बात करें, अगर डिटर्जेंट की बात करें तो ये क्या होता है, कठोर जल के अंदर भी ये आसानी से घुल जाता है, जिससे कपड़े जो होते हैं काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। मतलब कपड़े को धोने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो क्या होता है, डिटर्जेंट होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है। अगर और अच्छे साबुन के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, 10% से अधिक नमी जो है इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर साबुन की हम बात करें तो ये क्या होता है, उच्च वसा अम्ल के लवण होते हैं, मतलब हाइयर फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। साबुन के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या होता है, C15H31COONA, ये साबुन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम पामीटेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ऑप्शंस हैं चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है। जितनी दलहनी फसलें होती है वो उसकी अगर हम बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो इसमें 38 to 40% तक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के कंपोनेंट में होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो होता है प्रोटीन जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। चलिए, अगर हम मटर की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है। ऑप्शंस है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो हमारा शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का क्या मतलब हुआ कि जो हम टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, जो हम माइक में यूज करते हैं, या जो भी चीज़ें होती है अधिकतर में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामान्य शुष्क सेल जो होता है उसमें विद्युत अपघटय के रूप में क्या यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये अमोनियम क्लोराइड होता है इसको हम नौसादर भी बोलते हैं। और नौसादर जो होता है क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातन का गुण शो करता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जो ठोस से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ही गैस में परिणत होकर उड़ जाती है, ठीक है। अगर हम नौसादर की बात करें, हम कपूर की बात करें तो क्या होता है, इनमें ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वैसी चीज़ें जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या होते हैं,
उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर उसको या तो सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर उसको, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो क्या करता है डायनेमो जो है वो क्या करता है, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक मशीन होती है। अगर इस मशीन की हम बात करें तो यह जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पर ये काम करते हैं। और सबसे पहले इसको किसने देखा था, फैराडे ने देखा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का 8वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अगर इस ऑप्शन की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1/1000 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर जिग्गा की बात करें तो 10⁹ क्या हो जाएगा, जिग्गा हो जाएगा। और 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा, ये नैनो हो जाएगा। अगर हम मेगा की बात करें तो 10⁶ को मेगा बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रोन की बात करें 10⁻⁻6 को माइक्रोन बोलते हैं। अगर 10⁻³ की बात करें तो इसे हम किलो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है। ऑप्शंस हैं द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। जो हमारा सरफेस टेंशन होता है उसके कारण वर्षा की बूंदें जो होती है वह गोलाकार होती है। सरफेस टेंशन के अनुसार क्या होता है कि हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो पृथ्वी के सतह पर मिनिमम वॉल्यूम में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसीलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो लिक्विड की वैसी प्रॉपर्टी जो कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और द्रव का ताप जब हम बढ़ाते हैं, जब लिक्विड का हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही जो भोजन होते हैं, जो गर्म भोजन होते हैं वो हमें स्वादिष्ट अधिक लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जीभ पर गर्म भोजन जाता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमें खाना स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन जो प्राप्त होता है वह डहलिया की जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है, लचीली कहलाती है, सुनम कहलाती है, तन्य कहलाती है या भुरभुरी कहलाती है। तो जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है उसे हम तन्य बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं। जो हम चांदी की परत मिठाई पर हम देखते हैं वो क्या होता है,
तन्यता के कारण उसकी पातली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम इंग्लिश में बात करें तो मैलएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आघातवर्धनीयता भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगर हम तन्यता की बात करें, अगर सर्वाधिक तन्यता की बात करें तो जो सोना होता है, पृथ्वी पर उपस्थित जो तत्व हैं उनमें सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पीट कर उसे चादर के रूप में, कितना लंबा चादर के रूप में, कितना पतला चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तन्यता या मैलएबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं उच्च रक्तचाप, सुखंडी, मधुमेह या पीलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होता है उनका प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाता है और उसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, धमनियाँ होती है, उस पर ये असर पड़ता है। धमनियाँ जो है फटने का चांस रहता है और इससे क्या हो सकता है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है। इससे ब्रेन के अंदर या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो सकता है। इससे हाई बीपी होने पर क्या होता है कि हमें बॉडी में, हमारे वेन के अंदर पेन होने की संभावना रहती है। और अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 120 mmHg के प्रेशर से ब्लड जो है हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से पास करेगा, ठीक है। जबकि 80 क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब लौटेगा ब्लड तो 80 के प्रेशर से लौटेगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि जब हमें कहीं किसी फ्लूइड को आगे पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और वह फ्लूइड यदि अब खुद ब खुद अपने पास फिर से लौट के आता है तो क्या होता है, उसका बीपी क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है लो होता है। तो जो 120 होता है और 80 होता है तो इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और इसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन बॉडी का, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसका मान क्या होता है 120/80 mmHg, ठीक है। अगर हम जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर क्या करता है, जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसको मेजरमेंट करता है। तो अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें तो उसका मान 76 mmHg होता है, या इसी को 760 mmHg होता है। अगर हम इसको बात करें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, या फिर 1.005 बार होता है, या फिर इसी को कन्वर्ट करें हम पास्कल में तो 1 गुना 10⁵ पास्कल। ये सभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विभिन्न मान हैं विभिन्न यूनिट पे, ठीक है। चलिए, और अगर बैरोमीटर की हम बात कर रहे हैं तो बैरोमीटर में अगर अचानक से इसका पाठ्यांक गिरने लगे तो क्या संकेत करता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये संकेत करता है कि इस जो सर्टेन रीजन है, इस रीजन की जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है काफ़ी लो हो गई है। और जब लो प्रेशर हो जाती है तो हर फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगती है। तो ये रीजन क्या होगा, ये लो प्रेशर का रीजन बनेगा, और जो हाई प्रेशर रीजन होंगे वहाँ से जो हवाएं होगी चारों तरफ से यहाँ आएंगी, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें मधुमेह की, तो मधुमेह होने का क्या कारण होता है? मधुमेह होने का कारण होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन की मात्रा काफ़ी कम स्रावित हो रही है। अगर हम इंसुलिन स्रावित की बात करें तो इंसुलिन जो होता है हमारे लीवर के बीटा सेल से स्रावित होने वाली एक
क्या है, एंजाइम है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर की लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम पीलिया की बात करें तो पीलिया एक रोग है जो कि वायरस से होता है, और इसमें क्या होता है, पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो क्या होता है, वो लीवर होता है। अगर पीलिया की हम बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली रोग है, ये वायरस से होने वाली रोग नहीं है। अगर सुखंडी की हम बात करें तो जब किसी के बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और उस बीमारी को हम सुखंडी का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो ब्लैक होल थ्योरी है इसको प्रतिपादित किसने किया था, इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन या फिर एस चंद्रशेखर या फिर जगदीश चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर एक बहुत ही बड़े भौतिक विज्ञानी थे जो भारत से बिलोंग करते थे और इन्होंने कृष्ण छिद्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने बोस आइंस्टीन थ्योरी दिया था। ठीक है, और इसके नाम पर एक पार्टिकल का भी नाम रखा गया था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिग्स बोसॉन। ठीक है, अगर सीवी रमन की हम बात करें तो इन्होंने साइंस में बहुत ही अपना अहम योगदान दिया है और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। किसके लिए, तो रमन इफ़ेक्ट को देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि रमन पॉइंट कहाँ है तो आप लोग याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है इस समय कि सीवी रमन जो पॉइंट है वो कहाँ है, तो वो है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, रमन पॉइंट कहाँ है, अरब सागर के अंदर रमन पॉइंट है। ठीक है, अगर जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जो बताता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जान होता है। तो ये किसने दिया था, ये जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, जो हमारे भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। जबकि चंद्रशेखर की बात करें तो ये ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं तो जो 1913 है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसके प्रिजर्वेटिव के लिए जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे पैकेज्ड होते हैं पदार्थ, जैसे पेप्सी कोला हो गया या फिर हमारा क्या हो गया, अचार हो गया या फिर जूस हो गया या फिर कोई भी खाने की ऐसी चीज़ें जो ख़राब होने वाली होती है और वो ख़राब नहीं होती है, उनको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन या फिर बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, अगर एसिटिलीन की हम बात कर रहे हैं तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज किया जाता है, जबकि जब नेचुरली कोई फल पकता है तो वो एथिलीन गैस के कारण पकता है। और एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है किसी भी पौधे के अंदर। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट की हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये इसे धोवन सोडा हम लोग बोलते हैं, धोवन सोडा इसे हम बोलते हैं। और इसके अगर सूत्र की बात करें तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम खाने वाले सोडे की बात करें तो वो जो होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक है,
अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये जो हम साधारण नमक हम खाने में यूज करते हैं उनका जो नाम है सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, और इसका फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र के जल से प्राप्त होता है, और उन्हें हम उसके थ्रू हम नमक का निष्कर्षण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है वे कौन कौन से हैं? कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु, या कवक और शैवाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवक और शैवाल। आप सभी जानते होंगे कि कवक और शैवाल जो होते हैं दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन को हम सैक बोलते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शैवाल और कवक से मिलके क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ठीक है, अगर जल प्रदूषण कहीं पे बढ़ रहा है, अगर किसी जगह पे, अगर किसी खास इलाके में जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसका सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। जल प्रदूषण के सूचक को कौन दर्शाता है? तो वह लाइकेन दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का कार्य है? विटामिन के का क्या कार्य है? नपुंसकता को दूर करना, रक्त का थक्का बनाना, श्वसन को सुचालित करना, या पेलाग्रा में प्रभावित होना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त के थक्का को जमाना। विटामिन क्या करता है? हमारे बॉडी के जो अंदर ब्लड होते हैं और हमारे बॉडी से जब ब्लड बाहर आता है, हमारे अंग जब कोई कट जाता है, छिल जाता है, तो उसके कारण जो बाहर हमारे बॉडी के बाहर ब्लड आता है उसको रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? विटामिन के करता है। ठीक है, अगर शरीर के अंदर ब्लड को जमने से बचाता है तो वो उसका नाम हेपारिन है। हेपारिन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होते हैं उनको जमने नहीं देता है। ठीक है, अगर ब्लड के जमने की बात करें तो एक विटामिन के होता है, एक फाइब्रिनोजन होता है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करता है, जबकि हेपारिन ऐसा चीज़ है हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या अपसारी दर्पण? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या आप लोग को पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं वो काफ़ी दूर की वस्तुओं को अपने फोकस पर लेते हैं, वो काफ़ी दूर की वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और इसीलिए इससे काफ़ी दूर तक की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का जो है साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं कि उत्तल दर्पण जो होता है काफ़ी दूर की चीज़ें, काफ़ी विस्तृत इसका एक प्रकाशीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर की सारी चीज़ों को ये प्रतिबिंबित कर देता है, हम लोगों को दिखा देता है। लेकिन एक बात जो है इसके अंदर ये क्या है? ये वो बात है कि जो वस्तुएं ये काफ़ी दूर इसमें दिखते हैं, जो दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तुएं जो काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं, वाकई वो उतने दूर पर स्थित नहीं होते हैं, उससे काफ़ी करीब उपस्थित होते हैं वो वस्तुएं। लेकिन जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो वस्तुएं काफ़ी दूर पे हमें दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो साइड मिरर होते हैं, चाहे वो कार के हो चाहे वो बाइक के हो, तो उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसके कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो इस मिरर के थ्रू आपको दिखाई दे रहे हैं जितनी दूरी पर, वो एक्चुअली उतनी दूरी पर नहीं है, उससे काफ़ी नज़दीक दूरी पर हैं, ताकि आप अपने वाहन को कंट्रोल में रख सके। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जो है ये हजामत के लिए यूज किया जाता है, मोटर कार के हेडलाइट में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोलर कुकर में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अगर हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम कैसे हम इसको फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है? तो उत्तल दर्पण जो होता है
वो बीच में उथला होता है, जबकि अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है बीच में पतला होता है और दोनों साइड में मोटा होता है। ठीक है। अगर हम दर्पण की बात करें तो जो उत्तल दर्पण होता है उसको हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं और जो अवतल दर्पण होता है उसको हम अपसारी दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो बेसिकली जो हमारे वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण होता है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा इस ऑप्शन के अंदर वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा SO2। जबकि अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो उसकी संख्या 6 है। जिन्होंने UNEP ने जिन्हें दर्जा दिया है कि ग्रीन हाउस गैस कितनी है तो उनकी संख्या 6 है। जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, O3 हो गया, ETC ये सब क्या है, या CFC हो गया, HCFC हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, लव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भूकंपीय लहर आती है, जब भूकंप आती है पृथ्वी पर तो उसमें 3 तरह की तरंगें होती है। एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक लव वेव होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी वेव बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ के बॉडी पे आता है। ठीक है, जबकि हम लव वेव की बात करें तो ये क्या होता है, एक सरफेस वेव होता है, ये सरफेस के ऊपर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थों से केवल L गुजर सकती है और P गुजर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव जो है, सेकेंडरी भूकंपीय लहर जो है वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है। जबकि P की बात करें तो ये सभी से गुजर सकती है और L की बात करें तो ये केवल लिक्विड से गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर जो लगने वाला हमारा दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बैरोमीटर यूज करते हैं। अगर बैरोमीटर की आविष्कारकर्ता कौन है, इसकी हम बात करें तो ये टॉरिसेली है। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है तो उसका जो मान होता है 1×10⁵ पास्कल होता है, 1.005 बार होता है, 76 सेंटीमीटर होता है या फिर 760 mmHg होता है। तो ये सभी वायुमंडलीय दाब का मान होता है। वायुमंडलीय दाब के मान से अधिक जब किसी लिक्विड का किसी लिक्विड पर पड़ने वाला दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है तब वो चीज़ें जो है, तब वो जो फ्लूइड है वो उबलने लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें तो जो सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब होता है वो पृथ्वी पर होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान घटने लगता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर फतह करते हैं, उनका क्या होता है कि जो धमनियाँ होते हैं उसके बॉडी के अंदर की वो फटने का चांस रहता है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि पर्वतारोहियों के नाक से खून आने का क्या कारण है।
तो वह है वायुमंडलीय दाब का कम होना। क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो क्या होता है, उनके जो वेन्स होते हैं उनका फटने का चांस होता है, और नाक का जो वेन होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, जो सॉफ्ट होता है, उसके कारण सबसे पहले नाक की धमनियाँ जो है वो फट जाती है, जिससे रक्तस्राव होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी जब अर्थ का सरफेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जिस तरह से ऊंचाई बढ़ती है उस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर का मान भी जो होता है वो कम होने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, हिमालय की जो एक एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 6000 से ज़्यादा ऊंचाई की होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का जो मैक्सिमम भाग होता है, हिमालय का जो मैक्सिमम शिखर है, उस पे हमेशा क्या होता है, बर्फ़ जमा हुआ रहता है, जिसके कारण जो होती है उत्तर भारत से निकलने वाली सभी नदियाँ जो होती है क्या होती है, सतत वाहिनी होती है, सालों भर प्रवाहित होने वाली रहती है। क्योंकि वो पर्वत के ऊपर जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल कर हमेशा सतत सालों भर जो है वो ग्लेशियर पिघलता रहता है, और जो उत्तर से निकलने वाली नदियां हैं उन्हें जल की मात्रा प्रदान करती रहती है, जिसके कारण जो गंगा है, यमुना है इत्यादि नदियां जो हैं, जो भी हैं, वो सतत वाहिनी होती है, वो सालों भर बहा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या इसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, इसका प्रयोग हम मिठाई बनाने के लिए, इसका प्रयोग हम पूड़ी बनाने के लिए, इसका प्रयोग हम बेकरी प्रोडक्ट के रूप में, जो पावरोटी होते हैं, जो बिस्किट होते हैं, हम उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो मैंने बताया कि इसका जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 होता है, इसे हम धोवन सोडा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसने की थी। जो हीलियम गैस है इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं हेनरी कैवेंडिश, लोकेयर, एमंडसेन और रदरफोर्ड। ठीक है, तो हीलियम की खोज जो की थी वो लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ठीक है, अगर हम हेनरी कैवेंडिश की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक है, अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो क्या था, ये रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस हैं साग सब्जी का, फलों का, सूक्ष्म जीवों का या फिर मृदा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर, मतलब साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगर फल की हम बात करें तो फल का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी होता है। ठीक है, अगर सूक्ष्म जीव है तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और मृदा का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। आप लोग कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर से पलायन वेग का मान कितना होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड या 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पलायन वेग होता क्या है। तो फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि पलायन वेग वह वेग होता है जिससे पृथ्वी के सतह पर से किसी भी चीज़ को फेंकने पर वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्व को पार करके वह अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो एक सर्टेन वेलोसिटी होता है,
उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पर हम जब किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय को पार करके वह अंतरिक्ष में चला जाएगा और वो कभी भी पृथ्वी के सतह पर लौट के नहीं आएगा। और उसका जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर उछाल दिया जाए तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर जाएगा और पृथ्वी पर कभी भी लौट के नहीं आएगा। सदा वो कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग या नरक में कहीं भी चला जाएगा, वो पृथ्वी के सतह पर बिल्कुल वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए मान जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? उसके लिए कितना वेलोसिटी होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं किडनी, लीवर, छोटी आंत या आँखें। तो जो ग्लूकोमा बीमारी होती है, ये जो होती है हमारी आँखों से रिलेटेड एक बीमारी होती है। और ग्लूकोमा बीमारी का कारण जो होता है वो वायरस होता है। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है एक ब्लैक फंगस वायरस, ये भी जो है आँख को ही प्रभावित करने वाला वायरस है, आजकल काफ़ी चर्चा में है। और देखा गया है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उन्हीं लोगों में से ब्लैक फंगस वाले रोगी भी मिल रहे हैं। मतलब कि जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उन्हीं लोगों में देखा गया ब्लैक फंगस का वायरस। ठीक है। अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? एक ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को छानता है। लेकिन अगर हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा क्या करता है? हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। ब्लड को शुद्ध करने का आशय ये है कि ब्लड तब शुद्ध होता है जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम शुद्ध ब्लड बोलते हैं। जबकि ब्लड में जो गंदी चीज़ें होते हैं उनको जब फिल्टर किया जाता है, उनको जो छानने की क्रिया जो होती है वो कौन करता है? वो किडनी करता है। अगर किडनी के हम इकाई की बात करें तो किडनी की इकाई को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है। लीवर की हम अगर बात करते हैं तो लीवर में क्या होता है कि लीवर जो होता है हमारा यकृत, वहाँ से बाइल जूस निकलता है, वहाँ से वहाँ से जो होता है हमारा जो भी एक्सट्रैक्ट होता है बॉडी के अंदर, जो भी जो टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी विष होते हैं उनको छानने का काम करता है। ठीक है। अगर छोटी आंत की हम बात करें तो छोटी आंत में जो भोजन का जो है पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर ही हो जाता है। डुोडेनम, जुजनम और इलियम, ये 3 पार्ट छोटी आंत में पाए जाते हैं। जबकि हम अगर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत क्या करता है? सिर्फ पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। लेकिन अगर संपूर्ण पाचन अगर भोजन का होता है तो वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं फ्लिंट कांच, मृदु कांच, कठोर कांच या पैरेक्स कांच। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर